प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात उससे बल रेखाएं निकलती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे पास दो कुंडलियां हैं, एक कुंडली ये है जिसको मैं प्राथमिक कुंडली बोल रहा हूँ, प्राइमरी कॉइल, एंड नेक्स्ट वन इज़ सेकेंडरी कॉइल, द्वितीय कुंडली। दो कुंडलियां हैं और इन दोनों कुंडलियों में हम क्या करें कि ये जो पहली कुंडली है इसमें एक धारा नियंत्रक लगा रखा है, एक सेल लगा रखा है, एक कुंजी लगा रखी है। ये यहाँ पर कुंजी है कि ये सेल है। अब यदि मैं इस प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान को बदलूं, यानी शुरू में इसमें कोई धारा नहीं थी, लेकिन अकस्मात कुंजी को हमने के को दबा दिया, कुंजी दबाने पर तो इसमें धारा बहने लग जाती तो इस कुंडली के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिस कारण से बल रेखाएं निकलेगी। और ये बल रेखाएं इसके पास में रखी हुई जो दूसरी कुंडली है और उसमें एक धारा मापी लगा रखा है, तो इसमें से होकर के गुजरेगी। तो हम क्या नोटिस करेंगे, इस धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि हम ये जो हमारी प्राथमिक कुंडली है इसमें बहने वाली धारा के मान को यदि हम परिवर्तित करें, ठीक है, या इसको कुंजी को दबाएं, कुंजी को खोलें, कुंजी को दबाएं, कुंजी को छोड़ दें, कुंजी को दबाएं, कुंजी को छोड़ दें, या इस धारा नियंत्रक की सहायता से इसमें धारा के मान को कम ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, इस तृतीय कुंडली में एक प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। आपने स्वप्रेरण में भी देखा। और साथ ही क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है तो इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी स्वप्रेरण की कंडीशन आ जाएगी, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की कंडीशन आ जाएगी, स्वप्रेरण नहीं बल्कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की कंडीशन आ जाएगी, यानी उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और क्योंकि देखिए ये कुंडली एक बंद परिपथ के रूप में है तो इसमें एक धारा भी बहेगी और उस धारा को हम बोलते हैं प्रेरित धारा। तो ये सारी जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, देखिए इसको सटीक ढंग से हम कैसे कहें। देखिए एक तो बात हो गई, आपने मोटा मोटा सब समझ लिया होगा कि यदि हमारे पास में रखी हुई दो कुंडलियों में से, देखिए परिभाषा कैसे बनेगी इसकी अन्योन्य प्रेरण की, यदि पास में रखी हुई दो कुंडलियों में से एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो दूसरी कुंडली जो पास में दूसरी कुंडली रखी हुई है उससे होकर के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिस कारण से उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और कुंडली बंद परिपथ के रूप में होने के कारण उसमें एक प्रेरित धारा भी बहेगी। और इस प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाएगी, ये जो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है उसके विपरीत दिशा में होगी, यानी वो उसका विरोध करेगी। ठीक है, क्योंकि उसी के कारण उत्पन्न हो रही, या यूँ भी कह सकते हैं कि उसके परिवर्तन का विरोध कर रही, तो उसमें होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगी, या यूँ भी कह सकते हैं उसके विपरीत दिशा में बहेगी। तो अगर इसमें देखिए धारा ऐसे बह रही तो उसमें धारा उल्टी दिशा में बहेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, अब देखिए इस कुंडली का ये जो दोनों कुंडलियां हैं अन्योन्य प्रेरण की कंडीशन हो रही। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर देखिए हमारे पास उपकरण होते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अभी पीछे है तो उसमें अन्योन्य म्यूचुअल इंडक्शन होता है वहाँ पर, ठीक है, और अन्योन्य प्रेरण के कारण जो है ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है उसको हम समझते हैं, उसको अभी बाद में हम बताएंगे आपको। तो ट्रांसफार्मर इसका उदाहरण है अन्योन्य प्रेरकत्व का। जबकि स्वप्रेरण का उदाहरण क्या है, चौक कुंडली। ठीक है,
अभी चौक कुंडली भी आने वाला है, तो वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चौक कुंडली उसके सिद्धांत पर आधारित है। देखिए दूसरी एक बात और है कि अगर हम इन कुंडलियों के बीच में लोहे की क्रॉड डाल दें या चालक पदार्थ की कोई क्रॉड डाल दें, ठीक है, या ये दोनों जो प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली है एक ही लोहे की रॉड पे, लोहे की छड़ है कोई, उसके ऊपर लपेट करके बना रखी, तो देखिए यहाँ से होकर के गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा, बल रेखाएं बहुत ज़्यादा निकलेगी, जिस कारण से जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा वो भी बहुत तेज़ी से उत्पन्न होगा, माने अत्यधिक उत्पन्न होगा, जिस कारण जो प्रेरित धारा होगी वो भी बहुत अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब अन्योन्य प्रेरण का जो क्रिया है या अन्योन्य प्रेरण की जो एक प्रकार से प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक दूसरी बात आती है कि हम इस कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैसे निकालते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक देखिए यदि हम ये माने कि I1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में धारा, ये जो पहली कुंडली इसमें धारा जो बह रही है जिसके मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या है, I1 है। ठीक, Φ2 क्या है, द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, एक फेरे से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स। तो N2 यानी N2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, ये दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है। तब हम क्या देखते हैं, N2Φ2 प्रोपोर्शनल I1, यानी द्वितीय कुंडली की जो फ्लक्स ग्रंथिकाएँ हैं, देखिए N2Φ2 हमने पीछे बताया था आपको, तो N2Φ2 यानी द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाएँ पहली कुंडली में बहने वाली धारा जिसके मान में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, N2Φ2 इज इक्वल टू MI1, M एक नियतांक है जिसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते। ठीक हो गया, ये क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक, फिर इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, फिर आगे इसको थोड़ा आगे अब मिटा देते हैं यहाँ से, चलो यहीं से मिटा देता हूँ, यानी यहाँ से ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, M इज इक्वल टू N2Φ2 अपॉन I। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। फिर इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं, देखिए पीछे भी हमने लिखी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, उसी हिसाब से यदि I1 बराबर 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर होता है तो ऐसी दशा में हम क्या कह सकते हैं, M इज इक्वल टू N2Φ। तो क्या परिभाषा बन जाएगी बेटा इसकी, कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली या परिवर्तित होने वाली धारा 1 एम्पियर है, या यूँ भी कह सकते हैं कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर अगर है तो द्वितीय कुंडली की कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, यानी एकांक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 1 एम्पियर की धारा होने पर द्वितीय कुंडली की कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आप इसको ऐसे इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फिर आगे देखिए हम क्या कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है, एक तो ये था और दूसरा इसको ये बना देंगे आप। दूसरी परिभाषा देखिए, जो देखिए जब यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण की कंडीशन हो रही है, इसमें फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है और ये फ्लक्स परिवर्तन यानी बल रेखाएं जो द्वितीय कुंडली में से होकर के गुजर रही है और जिस कारण से उसमें एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो रहा है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल, द्वितीय
कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 इज इक्वल टू माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि देखिए फ्लक्स परिवर्तन भी क्या हो जाएगा दूसरी कुंडली का, ठीक है ना, क्योंकि उसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 फाई 2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक। लेकिन N2 फाई 2 देखिए हम जानते हैं E2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, ये अभी अभी लिखा था हमने Mi1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा देखिए, फिर आगे इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। या यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते थे देखिए, एक फार्मूला बेटा ये भी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और M इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। इससे भी देखिए हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कैसे, यदि डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी बराबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड, अगर ऐसा है कि अगर प्राथमिक कुंडली में देखिए ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 1 हो गया, यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाता है, तो उस कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। यानी हम क्या बोलें कि यदि प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन होता है, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर हो जाएगा। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी उसके बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर इसकी देखिए इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से देखिए हम क्या कर सकते हैं, मात्रक M का मात्रक भी निकाल सकते। देखिए कैसे, देखिए इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट, और इसका मात्रक देखिए एम्पियर। किसका, विद्युत धारा का मात्रक, धारा परिवर्तन का एम्पियर बटे समांतराल का सेकंड। सेम पीछे जैसे स्वप्रेरण गुणांक है वैसे ही है, वोल्ट गुणागे सेकंड बटे एम्पियर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी। आपको ध्यान होगा पीछे स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी, तो ऐसे ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक भी हेनरी। और इसके जो छोटे मात्रक हैं वो भी हैं, जैसे मिली हेनरी है, माइक्रो हेनरी है, ठीक। जैसे क्या है मिली हेनरी यानी MH, ऐसा आपने लिखा होगा। देखिए ये कहाँ लिखा होता है आप सब समझते हैं। एक होता है माइक्रो हेनरी, म्यू H, ऐसा भी लिखा हो। तो मिली हेनरी का मतलब 10⁻³ हेनरी, माइक्रो हेनरी का मतलब 10⁻⁶ हेनरी, ये हो गया। फिर ये देखिए इसका बीमा भी हम लिख सकते हैं। बीमा क्या हो जाएगी, देखिए वोल्ट इंटू सेकंड बटे एम्पियर, ठीक। वोल्ट विभव की बीमा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है ml² T की पावर मेरे ख्याल से -3 होता है, निकालना पड़ेगा ये, T की पावर -3 A की पावर -1, ये हो गया। और यहाँ से जो है सेकेंड की बीमा क्या हो जाएगी, T हो जाएगा अपॉन A। तो देखिए मैं इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूँ
तो ये हो जाएगा आपका ml² और टी की पावर +1 यहाँ हो जाएगी टी की पावर -3, तो टी की पावर -2 हो जाएगा, घट जाएंगे। और ए की पावर -1 है और ए की पावर +1 को ऊपर लाएंगे तो ए की पावर -1 और हो जाएगी ए की पावर -2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका अन्योन्य प्रेरण था कि भाई जब दो कुंडलियों में से एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिस कारण से उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और कुंडली, क्योंकि दूसरी कुंडली जो है बंद परिपथ के रूप में है, तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लग जाती है जो कि पहली कुंडली में बहने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, यानी उसके विपरीत दिशा में बहती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। तो फिर आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।